जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से। आज के टॉप डिफेंस हेडलाइंस है। पाकिस्तानी सरकार ने पाकिस्तानी मीडिया पर पाकिस्तानी सीमा के अंदर ईरान में हवाई हमले की खबर को कवर करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। जिन इलाकों पर हमला हुआ है वहां पत्रकारों के जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। भारतीय वायुसेना ने पैसिव सर्विलांस की 10 से 20 यूनिट की खरीद के लिए एक RFI जारी की है, जो कि मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत है। आपको बता दें कि ये जो PSS प्रणाली है, इसका इस्तेमाल वायु रक्षा निगरानी और जमीन आधारित एलेंट गैदरिंग के लिए किया जाएगा। और ये जो सिस्टम है वो एक्टिव और पैसिव लक्ष्यों का पता लगाने, इंटरसेप्ट करने, पहचानने और ट्रैक करने में सक्षम होना चाहिए। इसमें रिमोट रिसीविंग स्टेशन और एक मास्टर रिसीव एंड कंट्रोल स्टेशन भी शामिल होना चाहिए। मालदीव ने आखिरकार समुद्री गश्त के लिए ड्रोन खरीदने के लिए तुर्की के साथ $37 मिलियन के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने हाल ही में चीन के FC-31 स्टेल्थ फाइटर जेट की खरीद की योजना की जो घोषणा की है, उससे न केवल पाकिस्तान की वायुसेना की क्षमता बढ़ेगी, बल्कि चीनी विमानों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय बाजार भी खुलेगा। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को आज 1034 करोड़ रुपए के ऑर्डर मिले हैं, जिसमें से MDL की तरफ से 695 करोड़ रुपए का ऑर्डर दिया गया है मिसाइल प्रणाली से संबंधित पुर्जों की आपूर्ति के लिए। इसके अलावा 339 करोड़ रुपए के अतिरिक्त ऑर्डर हैं। जनरल मनोज पांडे ने आर्मी एयर डिफेंस कॉलेज गोपालपुर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम और एयर सर्विलांस रडार के बारे में जानकारी ली। DRDO अब एक ग्लोबल टेंडरिंग प्रोसेस जारी करेगी 3 एयरक्राफ्ट के लिए, जिन्हें की स्वदेशी I-STAR प्रोग्राम के लिए खरीदा जाएगा। बढ़ते पहले डिफेंस अपडेट की तरफ। DRDO अब 2 नई पिनाका वेरिएंट्स को तैयार कर रहा है, जिनमें की पिनाका MK3ER वेरिएंट, इसकी रेंज 120 किलोमीटर होगी, और पिनाका मार्क 4 जिसकी रेंज 200 किलोमीटर होगी। और ये दोनों ही जो एक्सटेंडेड रेंज वाले रॉकेट्स हैं, उनका जो कैलिबर है वो 214 mm का होगा, जो कि वर्तमान में पिनाका मार्क 2 का है। दरअसल ये इसीलिए भी किया जा रहा है ताकि जो कंपैटिबिलिटी है वो बनी रह सके मौजूदा लॉन्चर्स के साथ। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि भारत के पिनाका रॉकेट लॉन्चरों की क्षमता 75 से 80 किलोमीटर तक है, लेकिन भारत अब इनकी रेंज, जैसे कि मैंने भी आपको बताया, कि 120 से 200 किलोमीटर करने वाला है, जिसके लिए प्राइवेट सेक्टर की फर्म्स DRDO के साथ मिलकर काम करेंगी। और इसके अलावा जो हमारी प्राइवेट सेक्टर की फर्म्स हैं जो कि ऑलरेडी काम कर रही हैं महेश्वरा 1 और महेश्वरा 2 पर, और ये दोनों भी लंबी दूरी के गाइडेड रॉकेट्स होंगे। अब दोस्तों, 2 दक्षिणी अमेरिकी देशों ने 2 स्वदेशी पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर खरीदने में अपनी रुचि दिखाई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि चाइना और पाकिस्तान, जो कि भारत के 2 बड़े दुश्मन हैं, उनके खिलाफ भी भारत लंबी दूरी के रॉकेट्स को तैयार कर रहा है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, जोरावर लाइट टैंक, जिसके हल और टरट का डिजाइन DRDO ने और L&T ने इसे तैयार किया, और अब कहा जा रहा है कि 105 mm की टैंक गन का जो डिजाइन है वो कल्याणी ग्रुप तैयार करेगा, और इस टैंक को पावर देगा स्थानीय स्तर पर बनाए जाने वाले 750 हॉर्स पावर के कुमिंस इंजन के जरिए। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो ने कहा है कि प्रोजेक्ट 76, जो कि नेक्स्ट जनरेशन स्वदेशी डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन प्रोग्राम है, उसका डिजाइन 2026 तक पूरा हो जाएगा, जिसमें कि एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्जन सिस्टम लगा होगा, और इसका 3000 टन का समर्स डिस्प्लेसमेंट होगा। प्रोजेक्ट 76 के तहत 6 जो सबमरीन्स हैं उन्हें 2 बैचों में खरीदा जाएगा, और इन पनडुब्बियों को 2030 से बनाना शुरू किया जाएगा, और पहली सबमरीन 2036 तक बनेगी, और जो दूसरी सबमरीन्स होंगी वो और ज्यादा एडवांस फीचर्स के साथ आएंगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। हाल ही में कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स ने कहा है कि फ्यूचर जो वॉरफेयर का फ्यूचर है वो लॉन्ग रेंज के हथियारों और अनमैन्ड प्लेटफॉर्म्स का है, जिसमें कि स्टैंड ऑफ जो रेंज है जितनी ज्यादा होगी उतना ही उस देश का जो डिटेरेंस वैल्यू है वो बढ़ेगी। एक्सपर्ट्स की तरफ से कहा गया है कि भारत एक ग्लोबल मिलिट्री बन सकता है। हालांकि इसके जियोपॉलिटिक्स जो सिनेरियोज हैं वो क्या होते हैं भविष्य में, ये कोई नहीं जानता। इसमें कहा गया है कि भारत को मैक्स 27 सक्षम सूर्य इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को तैयार करना चाहिए, जिसकी ऑपरेशनल रेंज 16,000 किलोमीटर तक होगी, जो कि धरती के किसी भी लोकेशन पर पहुंच सकती है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, 2023 में DRDO ने हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल यानी कि HSTDV का एक लिमिटेड फ्लाइट टेस्ट किया था, लेकिन DRDO अब 400 सेकंड का इसका टेस्ट करने वाला है, और इसे आगे 6.6 मिनट तक टेस्ट किया जाएगा हाइपरसोनिक फ्लाइट तक ले जाने के लिए, जो कि HSTDV को प्रोपेल करेगा 800 किलोमीटर तक। और एक बार ये सब सफल हो जाता है तो वास्तविक रूप से हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स और जो हाइपरसोनिक ग्लाइड वेपन्स हैं उन्हें भारत बनाना शुरू कर देगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। भारतीय नौसेना के प्रमुख R हरिकुमार जी ने घोषणा की है कि स्वदेशी विमान वाहक पुत्र INS विक्रांत 2024 के अंत तक पूरी तरीके से चालू हो जाएगा। INS विक्रांत कमिश्निंग के बाद ऑपरेशनल क्लियरेंस से और हमने लैंडिंग भी कर ली है, और अब ये एयरक्राफ्ट कैरियर गारंटी डॉकिंग से गुजरेगा। उसके बाद इसे फुल ऑपरेशनल क्लियरेंस मिल जाएगी। साथ ही उन्होंने बताया कि INS विक्रांत का जो इनिशियल ट्रायल्स और टेस्टिंग है वो पूरी हो चुकी है,
और एक बार फुल ऑपरेशनल क्लियरेंस मिलने के बाद आईएनएस विक्रांत को फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर्स और अन्य नौसैनिक विमानों को तैनात करने सहित अपने मिशनों को पूरा करने में पूरी तरीके से ये सक्षम हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में एक नए ड्राई डॉक और एक अंतर्राष्ट्रीय जहाज मरम्मत सुविधा के उद्घाटन के बाद अब भारत की जहाज विनिर्माण क्षमताओं को एक बड़ा बढ़ावा मिलने वाला है। आपको मैं बता दूं कि ये जो ड्राई डॉक है वो करीबन 70,000 टन की जो वेसल्स है उन्हें हैंडल कर सकता है। ये क्षमता हमारे वर्तमान में मौजूद विक्रांत क्लास के सिस्टर शिप और भारतीय नौसेना के दूसरे विमान वाहक पोत के 45,000 टन के डिस्प्लेसमेंट से अधिक है। हालांकि बजटीय बाधाओं की वजह से हमारा दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर का जो आकार है वो छोटा हो गया, लेकिन दोस्तों भविष्य में यानी कि 2035 तक पुराने आईएनएस विक्रमादित्य की जगह लेने के लिए 65,000 टन के तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर को यहां पर तैयार किया जा सकता है। ड्राई डॉक के साथ साथ दोस्तों नया यानी कि जो न्यू इंटरनेशनल शिप रिपेयर फैसिलिटी है वहां पर उच्च गुणवत्ता वाली जो सर्विस है वो दी जाएगी हमारे अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों को, जिसका फायदा ये होगा कि भारत वैश्विक जहाज मरम्मत के बाजार में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। एरोलाइज टेक्नोलॉजी लिमिटेड जो कि पीटीसी इंडस्ट्रीज लिमिटेड की एक सब्सिडरी है, उन्होंने राफेल मल्टीरोल फाइटर जेट्स के लिए टाइटेनियम कास्ट पार्ट्स के सप्लाई के लिए डैसॉल्ट एविएशन के साथ एक लॉन्ग टर्म का अनुबंध हासिल किया है। 2024 से एरोलॉय राफेल मल्टीरोल लड़ाकू विमानों और फाल्कन बिजनेस जेट प्रोग्राम के लिए टाइटेनियम कास्टिंग भागों की पूरी श्रृंखला का उत्पादन करेगा। ये समझौता भारत सरकार की मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पहल के प्रति है। दोस्तों भारत सैन्य तौर पर दुनिया का चौथा सबसे ताकतवर देश बना हुआ है। ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग जारी हुई है और इस रैंकिंग में अमेरिका नंबर 1 पर बना हुआ है, रशिया और चाइना दूसरे और तीसरे नंबर पर बने। ऐसे में दोस्तों भारत को 0.1023 का स्कोर मिला है। ग्लोबल फायर पावर 2024 के इस लिस्ट में कुल 145 देशों की सैन्य ताकत को शामिल किया गया है। हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान इस लिस्ट में 90वें स्थान पर है, इटली 10वें स्थान पर है, दक्षिण कोरिया, ब्रिटेन, जापान और तुर्की भी टॉप 10 ताकतवर देशों में शामिल है। आप सब जानते हैं कि 2020 में गलवान की हिंसा हुई थी, लेकिन 2020 के बाद ऐसी ही और झड़पें हुई जिनके बारे में कभी जानकारी नहीं दी गई थी, और ये झड़पें सितंबर 2021 और नवंबर 2022 के बीच हुई। कहा यह जा रहा है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन और भारतीय सैनिकों के बीच झड़प की कम से कम 2 ऐसी घटनाएं सामने आई हैं। सेना के जवानों को जो वीरता पुरस्कार दिए गए थे इन झड़पों के बाद, उसमें इनके बारे में उल्लेख किया गया। आपको बता दें कि जानकारी तब सामने आई थी जब भारतीय सेना की नॉर्दर्न कमांड ने एक वीडियो शेयर किया था जिसमें इस जानकारी को साझा किया गया था, लेकिन सेना ने इस वीडियो को तत्काल प्रभाव से हटा दिया और अभी तक सेना की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है, ना ही इसके बारे में उन्होंने कोई जानकारी दी है कि इस झड़प के दौरान दोनों पक्षों के कितने सैनिक घायल हुए थे या कितनों की जान गई थी। दोस्तों ईरान ने अपनी ताकतवर बैलिस्टिक मिसाइलों और आत्मघाती ड्रोनों के बल पर पाकिस्तान में मौजूद आतंकी लॉन्च पैड्स को तबाह किया। ईरान ने कल रात को पाकिस्तान के बलूचिस्तान वाले एरिया के अंदर ड्रोन्स और मिसाइल्स के साथ अटैक कर दिया। वो कहते हैं ये अटैक जो है वो हेडक्वार्टर्स के ऊपर है जैश अल अदल के। पाकिस्तान नो डाउट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम हैज बीन हब सेंटर ऑफ टेररिज्म। टेररिज्म का हब सेंटर पाकिस्तान हमेशा से जो है वो रहा है, पिछले एक डिकेड से रहा है, अगले आने वाले सालों के अंदर भी रहने वाला है। जब एक ईरान जैसी कंट्री भी वहां पे छुपे हुए स्लीपर सेल्स हेडक्वार्टर्स को अटैक करना शुरू कर दे, तब आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल बेतरतीब है उनका जो है एडमिनिस्ट्रेशन। कोई जो है ना एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है, ना मिलिट्री का कोई कंट्रोल है। कोई भी कंट्री आके वहां पे जो है सर्जिकल स्ट्राइक कर देती है, मिलिटेंट अटैक जो है वहां पे आए दिन होते रहते हैं, टेररिस्ट ग्रुप जो है वहां पे पनप रहे हैं, स्लीपर सेल्स वहां पे पनप रहे हैं। पर मैं आपको ये बता दूं कि इसका कुछ लोग जो है वो जयशंकर जी की विजिट से जो है ईरान के अंदर उससे भी कुछ जो है वो संबंध जोड़ रहे हैं। इसका उससे कोई संबंध नहीं है। ईरान ने दूसरी कंट्रीज के अंदर, इराक के अंदर भी और जो है बाकी और कई ठिकानों के अंदर भी जो है वहां पे इस तरह की स्ट्राइक की है। इसका मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट के साथ जो है वो संबंध है। इसका संबंध और किसी भी जो है कॉन्फ्लिक्ट के साथ जो है वो नहीं है। इसके अंदर जो है ईरान ने यूनिलैटरली जो है पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट ग्रुप्स जो वो क्लेम करता है कि टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, उसके ऊपर जो है वो स्ट्राइक किया है। पाकिस्तान ने इसको जो है वो कंडेम किया है।
अभी देखते हैं कि आगे जो है वो ये सिचुएशन कैसे डेवलप होती है। अदरवाइज पाकिस्तान और ईरान के संबंध जो हैं वो नजदीकी संबंध हैं और वो जो है इस टाइम एक नेवी की एक्सरसाइज भी कंडक्ट कर रहे हैं। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, उत्तर कोरिया ने अमेरिकी MQ-9 रीपर और RQ-4B ग्लोबल हॉक जैसे ड्रोन्स को तैयार किया है और ये पूरी तरीके से अमेरिकी नकल करके बनाए गए हैं। हालांकि इनकी ऑपरेशनल क्षमता के बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई है, ये देखना अभी बाकी है। कोई चीज और मैं बता दूं, यहां पर अमेरिका के रीपर ड्रोन को ईरान और यमन के हौती विद्रोही हैं उन्होंने मार गिराया था, तो उसके बाद से इन ड्रोन्स की कमजोरियों पर एक बड़ा सवाल भी खड़ा हुआ है, खास करके इन्हें एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम्स के जरिए खत्म किया जा सकता है। हालांकि उत्तर कोरिया पहले से ही एक्टिवली UAV को विकसित कर रहा है, ये उसके लिए कोई नई बात नहीं है, लेकिन बिल्कुल रीपर और ग्लोबल हॉक जैसे दिखने वाले ये जो ड्रोन्स हैं ये कहीं ना कहीं उत्तर कोरिया की एक बड़ी रणनीति है। तो फिलहाल ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट्स। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।